आइए अमृतलाल वेगड़ की अमर कृति सौंदर्य की नदी नर्मदा का दूसरा भाग सुनते हैं। चलते हैं छेवलिया से मंडला। भोर वेला में नर्मदा का पानी सिंदूरी हो गया है। जहां धूप नहीं पड़ रही है वहां कहीं नीला, कहीं बैगनी तो कहीं हरा है, दूर भूरा है। अजीब है ये पानी, इसका अपना कोई रंग नहीं, पर इंद्रधनुष के समस्त रंगों को धारण कर सकता है। इसकी कोई आवाज नहीं, पर वाचाल हो उठता है तो इसका भयंकर वज्र निनाद दूर दूर तक गूंज उठता है। गतिहीन है, पर गतिमान होने पर तीव्र वेग धारण करता है और उन्मत्त शक्ति और अपार ऊर्जा का स्रोत बन जाता है। उसके शांत रूप को देखकर हम ध्यानावस्थित हो जाते हैं तो उग्र रूप को देखकर भयाक्रांत। जीवनदायिनी वर्षा के रूप में वरदान बनकर आता है तो विनाशकारी बाढ़ का रूप धारण कर जल तांडव भी रचता है। अजीब है ये पानी। मीठे पानी का श्रेष्ठ और सुदीर्घ स्रोत है नदी। हजारों वर्षों से मनुष्य उसकी ओर खींचता चला आया है। केवल इसीलिए नहीं कि वो हमारी और हमारे खेतों की प्यास बुझाती है, बल्कि इसलिए भी कि वो हमारी आत्मा को तृप्त करती है। उसके तट पर हमारी आत्मा पल्लवित पुष्पित होती है, संस्कृति का जन्म होता है। संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म नदियों की कोख से हुआ है। भारतीय संस्कृति गंगा की देन है, पर एक बात है, श्रेष्ठ गंगा है लेकिन ज्येष्ठ नर्मदा। जब गंगा नहीं थी नर्मदा तब भी थी। आज जहां हिमालय है, गंगा यमुना का मैदान है, सुदूर अतीत में वहां उथला समुद्र था। किसी भूकंप ने उस समुद्र को हिमालय और गंगा यमुना के मैदान में बदल डाला। हालांकि इसमें करोड़ों वर्ष लगे। गंगा से नर्मदा पुरानी नदी है और हिमालय से विंध्याचल सतपुड़ा पुराने पहाड़ हैं। छेवलिया से चले तो नर्मदा जल से एकदम पास वाली पगडंडी पकड़ी। खड़ा किनारा और गहरा पानी। 3 घंटे में 5 किलोमीटर ही चल पाए। सोचा इस कछुआ चाल से तो बियाबान में ही रात हो जाएगी, इसलिए ऊपर की पगडंडी पर आ गए। अब हम पूरे वनवासी हो चले थे। 7 दिन से न तो सड़क देखी थी, न साइकिल, न बिजली। अधिकांश गांवों में एक भी दुकान नहीं थी। आधुनिक सभ्यता का स्पर्श इस इलाके में नहीं के बराबर हो पाया था। शाम होने के पहले ही सहजपुरी पहुंच गए। कटारे जी इस गांव के प्रमुख व्यक्ति हैं, नर्मदा परिक्रमा कर चुके हैं। उन्होंने हमारा स्वागत किया। हमें देने के लिए उनका बेटा आटा और चावल ले आया। हमारा आटा बिल्कुल खत्म हो चुका था। यदि यहां से न मिलता तो सिर्फ चावल खाकर सोना पड़ता। भिक्षा कभी ली नहीं थी, न हां कहते बनता था न ना। मैंने पांडे जी से पूछा, क्यों भाई, क्या हमें आटा चावल की जरूरत है? पांडे जी ने दबी जुबान में कहा, जरूरत तो नहीं है, पर दे रहे हैं तो लिए लेते हैं। यादवेंद्र ने पोटली बांधने में देर नहीं की। भिक्षा लेकर हम नर्मदा तट की ओर बढ़े। वहां एक सन्यासी की कुटी थी। रात्रि विश्राम वहीं था। कुटी से सटकर बहता झरना, सुंदर बगिया और सागौन के ऊंचे घने पेड़, आश्रम सा शांत और पवित्र वातावरण। मन तृप्त हो गया। रात को धूनी के पास सोए। नदी का तट, सघन वन और खुला आवास, ठंड का क्या कहना। जब धूप चढ़ी तो उठे। सागौन के बड़े बड़े पत्तों पर ओस की बूंदों के गिरने की टप टप आवाज मृदंग पर पड़ती थाप जैसी लग रही थी। स्नानादि से निवृत्त होकर आए तो सन्यासी से बात करने का मौका मिला।
बच्चे सा मुस्कुराता चेहरा। भोजन बनाने लगे तो मना करने पर भी चावल दिए। दोपहर को चले तो काफी दूर तक पहुंचाने आए। सहजपुरी के सन्यासी को सहज में भुला नहीं सकेंगे। टाटी घाट से घना जंगल शुरू हो गया। पगडंडी पर इक्का दुक्का आदमी ही मिलता। मैंने कहा, यार पांडे, इस बियाबान में तुम अकेले जा रहे हो और कहीं शेर आ जाए तो तुम क्या करोगे? पांडे जी ने कहा, मैं तो कुछ करने से रहा, जो कुछ करना है वो शेर ही करेगा। शाम को पाठा पहुंचे। पाठा में पाठशाला थी, वहीं रहे। बहुत दिनों के बाद पक्के मकान में रहने को मिला। पहली बार डाकघर मिला। वो शाला के प्रधान अध्यापक के घर में था। हम लोगों ने चिट्ठियां लिखी। सुबह उठकर नर्मदा तट गए। वहां एक झरना नदी में आ मिला है। उसके मन भावन प्रपात में स्नान किया। उस दिन वहां साप्ताहिक बाजार था। मैंने देखा, गरीब से गरीब ग्रामीण नारी भी चूड़ियां खरीदे बिना नहीं रहती। सुहाग और श्रृंगार का कांच की चूड़ियों से बढ़कर सस्ता और सुंदर आभूषण और है भी क्या। दूसरे दिन घना कोहरा था। सूरज लापता था। निकला भी तो चांद जैसा दूधिया। उधर पश्चिम में चांद कुछ तांबिया दिखाई दे रहा था। नए आदमी के लिए पहचानना मुश्किल था कि कौन चांद और कौन सूरज। मुझे कांगड़ा शैली के वे चित्र याद हो आए जिनमें कृष्ण ने राधा के कपड़े पहने हैं और राधा ने कृष्ण के। आज चांद और सूरज ने आपस में वस्त्र बदल लिए थे। तीसरे दिन सुबह निकल पड़े। खेतों से धान के विशाल गट्ठर उठाए स्त्रियां आ रही थीं। गांव की स्त्रियों को सिर पर भारी घड़े उठाए नर्मदा की खड़ी कगारों पर चढ़ते रोज देखता था। सुबह 4 बजे चक्की और मूसल चलाते भी देख चुका था। सोचता था, इन्हें कौन से प्रोटीन विटामिन मिलते हैं। मेरे मन ने कहा, पौष्टिक आहार जरूरी है, पर जो भी मिले उसे पूरी तरह से वसूल कर लेना और भी जरूरी है। बाढ़ का पानी व्यर्थ बह जाता है, नहर के पानी की हर बूंद खेत में जाती है। दोपहर को बालई नदी पड़ी। हम उसके सुंदर प्रपातों को काफी देर तक देखते रहे। इस बीच पांडे जी और सूर्यकांत कब आगे बढ़ गए, कुछ ध्यान न रहा। बालई पार कर मैं यादवेंद्र के साथ आगे बढ़ा। सघन वन और निर्जन पथ। पांडे जी और सूर्यकांत कहीं भटक गए तो बड़ी घबराहट हुई। यादवेंद्र ने रास्ते में निशान बनाना शुरू कर दिया। आगे जाकर एक ऊंचे टीले पर बैठकर हम उनकी बाट जोहने लगे। कोई घंटे भर बाद दोनों को सही सलामत आते देखकर हम लोगों की खुशी का ठिकाना न रहा। वे निशान बड़े उपयोगी सिद्ध हुए। आगे चलने पर एक गांव दिखने लगा। वो पद्मी था। रात का पड़ाव वहीं था। 10 दिन बाद पक्की सड़क देखी। तार और बिजली के खंभे देखे। यहां से पगडंडी नहीं है, सड़क ही नर्मदा के किनारे किनारे चलती है। ऊंची नीची टेढ़ी मेढ़ी ऊबड़ खाबड़ पगडंडी अब नहीं रही। उसका स्थान ले लिया है पक्की सड़क ने। पगडंडी पर चलने का कौतुक नहीं रहा, उसकी जगह ले ली है सुविधा ने। चिरई डोंगरी पहुंचे तो अंधेरा हो चुका था। एक होटल के सामने सामान रखकर बैठे। होटल का चूल्हा खाली था। यादवेंद्र ने उसी में खाना बनाया। बाद में रहने के लिए शाला का भवन मिल गया। सुबह यादवेंद्र ने नोटिस दिया, राशन खत्म होने को है। पैसे सूर्यकांत के पास रहते थे। उसने कहा, पैसे भी खत्म होने को हैं, अधिक से अधिक 2 दिन का राशन खरीद सकेंगे। रसद नहीं रहेगी तो फौज आगे कैसे बढ़ेगी। अभी तक दोनों बार दूध पीते थे। बीच बीच में खीर बन जाया करती थी। खोवा भी आ जाता था। आज से सब बंद। फिर भी समस्या का यह कोई हल नहीं हुआ। चिंता बनी रही। सुबह नर्मदा में नहाते समय पांडे जी कहने लगे,
आज नर्मदा मैया कुछ ऐसा चमत्कार दिखाए कि 100 रुपए का नोट बहता हुआ चला आए। आर्थिक चिंता सभी को सता रही थी। कहीं सचमुच भिक्षा पात्र लेने की नौबत ना आ जाए। चरैवेती चरैवेती। दोपहर के भोजन के बाद पीठ पर बोझा लादे सड़क पर आए ही थे कि एक बस आकर रुकी और उसमें से उतरे मेरे बहनोई हरि भाई। हमारी यात्रा में वे शुरू से ही दिलचस्पी ले रहे थे। उन्हें देखकर बड़ी खुशी हुई। उन्होंने हम लोगों का हालचाल पूछा। मैंने धीरे से कहा, पैसे कम पड़ गए हैं, कुछ पैसे चाहिए। उन्होंने तुरंत रुपए दिए, पूरे 100 रुपए। पांडे जी उछल पड़े, कहने लगे, देखिए नर्मदा जी ने हमारी गुहार सुन ली, चिंता दूर हो गई। रास्ते में गर्म पानी का कुंड पड़ा, उसमें स्नान किया और आगे बढ़े। रात एक किसान के खेत में बिताई। रात भर नर्मदा का निनाद सुनाई देता रहा। दिन के शोर शराबे में यह ध्वनि डूब जाती है, रात की नीरवता में लहराती है। जब कोलाहल नहीं रहता, कलरव तभी सुनाई देता है। वहां से फिर पगडंडी मिल गई। नर्मदा तट का फिर साथ हो गया। सहस्त्रधारा अब दूर नहीं। वहां के मंदिर तो दिखाई भी देने लगे थे। हमारी चाल तेज हो गई, मानो किसी अदृश्य डोर से खींचे चले जा रहे थे। अब हम सहस्त्रधारा के बिल्कुल सामने आ गए हैं। सामने हैं प्रपातों के गुच्छे। दूध जैसा सफेद पानी पारिजात के पुष्पों की याद दिलाता है। नदी की डाली पर लगे ये प्रपात नदी के पुष्प ही तो हैं। सहस्त्रधारा क्या है? पुष्पवाटिका है, सफेद फूलों की प्यारी सी बगिया। हम ठगे से देखते रहे। आंखें अघाती नहीं, कान थकते नहीं, मन भरता नहीं। सहस्त्रधारा की काजल सी काली चट्टानें इतनी सख्त हैं कि लाखों वर्षों में पानी थोड़ा सा ही तराश पाया है। नर्मदा यहां मूर्तिकार बन गई है। चट्टानों में तरह तरह की आकृतियां उकेरी हैं। अमूर्त शिल्पों की विशाल कलावीथी है यहां। यह कला लाखों वर्ष पुरानी है, फिर भी इसे गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नाम बड़े मजे से दिया जा सकता है। चलना जरूरी था। मंडला अब भी कोई 6 किलोमीटर दूर था। मंडला में पांडे जी के रिश्तेदार रहते हैं, पाठक जी। उन्हीं के यहां गए, बहुत खुश हुए। कहने लगे, अब कहीं नहीं जाना है, यहीं रहेंगे। नौकर से कहा, बढ़िया भोजन बनाओ रे, ये जंगल से मोटा झोटा खाकर आ रहे हैं। उस दिन हम लोगों ने क्या खाया है। दूसरे दिन सुबह रंगरेज घाट गए। वहां हमने अपनी खंड यात्रा विधिवत समाप्त की। पाठक जी किसी तरह आने नहीं दे रहे थे, लेकिन तीसरे दिन बस पकड़ ही ली। नर्मदा का ऐश्वर्य देखते देखते 8 पहर मस्ताना माता रहे, 8 पहर की छाक पीवे जैसी स्थिति हो गई थी। मन में सुखद स्मृतियों का अंबार लग गया था। घने कोहरे में लिपटी बरहैया खेड़ा की रहस्यमयी नर्मदा, शरद पूर्णिमा की भजन मंडली, सहजपुरी का सन्यासी, टाटी घाट का आरण्यक तट, पाठा के बाजार में चूड़ियां पहनती स्त्रियां, सागौन वृक्षों का एकांत निस्तब्ध वन, सहस्त्रधारा की अजस्र धाराएं, मंडला के तट। यात्रा थी तो केवल 15 दिनों की, लेकिन इन 15 दिनों में हम माला माल हो गए थे। नर्मदा अपने रूप रंग रस में अभी भी झिलमिला रही थी।